हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो कौन कौन सी है। आज हम उन्हीं में से कुछ जो हमारी दृश्य सहायक सामग्रियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जहाँ हिंदी शिक्षण संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हम लोग दृश्य सहायक सामग्रियों के बारे में कि उनकी क्या विशेषता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आपका चॉक बोर्ड। हम आज के समय में देखें तो जितनी भी सूचना तकनीकी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये आज के युग में भी शिक्षण सहायक सामग्री में हम देखें तो सबसे सस्ता और सबसे जो साधारण है और सबसे प्रभावी साधन वो चॉक बोर्ड ही है। क्योंकि इस पर अगर मान लीजिए कि लाइट नहीं है तो बिजली पर आश्रित रहे बिना भी एक जो शिक्षक है इस साधारण सपाट सतह पर लिखकर अपने कक्षा शिक्षण को बेहद प्रभावशाली बना सकता है। और हम समय के साथ साथ देखें जो इसके रूप रंग आकार में है और यहाँ तक हम देखें तो इसके नाम में भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे कि ये जो आपका चॉक बोर्ड है लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या फिर हम देखें तो जो परंपरागत श्यामपट्ट है यानी कि ब्लैक बोर्ड है उसे तैयार करने के लिए प्लाई बोर्ड या हार्ड बोर्ड की ऊपरी सतह पर काले रंग का कोई चॉक बोर्ड पेंट कर दिया जाता है और इस पर हम लिखने के लिए यानी जो चूने से बने हुए चॉक होती है, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे रंग बिरंगी हो, उसका हम प्रयोग करते हैं। और जैसे हर 2-3 साल पर हम इस पर पेंट करते रहते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद जो कलर पेंट होता है वो कुछ हल्का पड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखें तो जैसे मैंने कहा ना इसमें परिवर्तन होता रहा है, तो अभी हमने बात की आपकी ये प्लाई बोर्ड वाले बोर्ड की। और इसके बाद देखें तो जो ग्राउंड ग्लास वाला ब्लैक बोर्ड आता है उस पर हम देखें तो जो उसकी पिछली सतह होती है उस पर हम ऑलिव ग्रीन या नीला या ग्रे पेंट कर देते हैं, और जो उसकी ऊपरी सतह होती है उसको थोड़ा खुरदरापन देने के लिए इस पर हम कार्बोरेंडम होता है या एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसका पाउडर लगा दिया जाता है। और इस पर हम फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं जो कि पहले ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक रंग का ही होता था यानी काले रंग का ही होता था, अब वो हरे रंग में भी आने लगा है, नीले रंग में भी आने लगा है और ग्रे रंग में भी आने लगा है। चलिए ये तो चाक बोर्ड की बात हो गई। आगे देखते हैं, आगे हमारा चार्ट देखें तो हिंदी शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा सहायक सामग्री जो है वो चार्ट ही होती है, क्योंकि हम बहुत प्रकार से चार्ट को अपने ये कई प्रकार के होते भी हैं, इसको हम सुसज्जित करके या अलग अलग इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगा करके बच्चों को प्रभावशाली तरीके से कोई भी चीज़ को समझा सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण के लिए देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आपका चार्ट है। और यहाँ पर हम देखें तो जो चार्ट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, फिर भी इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। आइए उसी में देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्री चार्ट। तो इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग विभिन्न कारकों के संबंधों के विकास को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो आपका ट्री चार्ट आएगा वो एक पेड़ के आकार का होगा, जैसे यहाँ पे मेन हो गया, फिर इसकी शाखाएँ हो गई, फिर इसकी शाखाएँ हो गई, इस प्रकार से, ताकि जितने भी कारक हैं, चाहे आपके विभिन्न कारक सिर्फ हिंदी के कारक ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के जितने भी किसी भी संदर्भ के वो कारक हैं, उसके तत्व हैं, तथ्य हैं, तो उसमें आपस में क्या संबंध है ये दर्शाने के लिए हम ट्री चार्ट का प्रयोग करेंगे। प्रवाह चार्ट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो गया है, इसका प्रयोग किसी प्रक्रिया के विकास को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। यानी कि उसमें आप देखेंगे कि प्रवाह चार्ट यानी जहाँ पे निरंतरता दिखाई जा रही हो। यह प्रवाह चार्ट के निर्माण में चतुर्भुज, वर्ग या त्रिभुज का प्रयोग तो अवरोध को दिखाने के लिए किया जाता है, और रेखाओं का प्रयोग दिशा या प्रवाह के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं चतुर्भुज यानी इस प्रकार का वर्ग दिखे या त्रिभुज दिखे तो उसका मतलब होगा कि ये अवरोध दिखा रहा है, जबकि अगर आपको सिर्फ रेखाएं दिखें तो इसका अर्थ होगा कि ये दिशा या प्रवाह को प्रदर्शन कर रहा है। यानी इस प्रकार से प्रदर्शन करके चार्ट का प्रयोग करके जो आपका ये प्रवाह चार्ट है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद आता है तालिका चार्ट। शिक्षण में इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया जाता है। यह किसी भी तथ्य के तुलनात्मक अध्ययन अथवा तथ्यों के प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख लें, जहाँ भी हमें तुलना करके समझानी होगी, जैसे कि भाषा और बोली में अंतर हो गया या किसी विशेष चीज़ में अंतर हो गया, तो हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, या कोई 3 शाखाएं, इस प्रकार से हम उसकी तालिका एक बना सकते हैं और इस तालिका से समझा सकते हैं, तो वो आपका तालिका चार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है एक पत्रीय चार्ट। इस प्रकार के चार्ट का प्रदर्शन और इसका प्रयोग करके इच्छानुसार हटाया जा सकता है। इनका प्रदर्शन एकांकी अथवा अन्य चार्ट या शिक्षण सामग्री के साथ किया जा सकता है। यानी एक आपने चार्ट लिया
और उस पर आप जो भी समझाना चाहते हैं उसको आपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, या पिन से या किसी भी चीज़ से आपने उसको समझाया और फिर उसको वहाँ से हटा लिया, तो वो हो गया आपका एक पत्रीय चार्ट। जैसे देखें, हिंदी शिक्षा में एकांकी एक महत्वपूर्ण विधा आएगी आपकी हिंदी गद्य विधाओं में, और एकांकी आप देखेंगे तो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती है और आपके 12 तक की हिंदी में किसी न किसी प्रकार से वो सम्मिलित होती रहती है। तो हम किस प्रकार से उसको पढ़ा सकते हैं, तो अगर एकांकियों को पढ़ाने तो हम एक पत्रीय चार्ट का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्रमबद्ध चार्ट, और ये चार्ट जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप चार्ट और फ्लिप चार्ट। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्ट्रिप चार्ट जो होता है इसमें चार्ट 3 या अधिक स्ट्रिप में पूरा किया जाता है। प्रदर्शन के समय स्ट्रिप को एक एक करके खोला जा सकता है या किसी भी क्रम में इन्हें खोला जा सकता है। जैसे आपने ढेर सारी स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं यहाँ पर तो चाहे आप जैसे मान लीजिए ढेर सारी स्ट्रिप्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि पहले आप इसको खोलें फिर इसको आप किसी भी क्रम में इन्हें खोल सकते हैं। और जिसमें सामग्री को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि जो कि पाठ की प्रगति के अनुकूल है, यानी कि जैसे हम पाठ की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ें हमने पहले वाली स्ट्रिप में लगा दी, उसके बाद वाली चीज़ें दूसरी स्ट्रिप में लगा दी। इस प्रकार से हम इसको सुव्यवस्थित कर सकते हैं। फिर है आपका फ्लिप चार्ट, ये कैलेंडर की भांति होता है। ध्यान रखें, कैलेंडर की भांति कौन सा चार्ट होता है, तो फ्लिप चार्ट होता है। इसमें अनेक चार्ट क्रमबद्ध रूप से लगे होते हैं, वहाँ पे स्ट्रिप लगा होता है, यहाँ पे चार्ट लगा होता है। तो ध्यान दें, जो उधर की ओर एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, इनमें से किसी चार्ट को कोरा भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि हम इसको सिर्फ ब्लैंक ऐसे खाली छोड़ सकते हैं, और जिसका प्रयोग पाठ की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए लिखने में किया जा सकता है। यानी कि जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस चार्ट पर हमें कुछ भी लिखने या समझाने की आवश्यकता हुई तो जो चार्ट हमने खाली छोड़ा हुआ होगा हम वहाँ पे उस चीज़ों को लिख के समझा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला आपका प्रोजेक्टर। आज के समय में हम देखें तो ये जो प्रोजेक्टर है हमारा, ये अत्यधिक उपयोग का साधन है। इसमें हम चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखा सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक वह होता है पहला जिसमें कि पारदर्शक चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम साधारण प्रोजेक्टर या मैजिक लालटेन भी कहते हैं। दूसरा होता है जिसमें अपारदर्शी चित्र यहाँ तक कि पुस्तक के पृष्ठों तक को प्रक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि कोई बुक है वो हम जैसे क्लास में अगर हाथ में लेकर दिखाएंगे तो शायद उसके जो अक्षर है वो सभी बच्चों को नहीं दिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम किसी भी बुक का कोई भी पेज चाहे तो वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे उसे हम जूम करके बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्कोप बोलेंगे या अपारदर्शी प्रोजेक्टर बोलेंगे। तीसरा जो है उसमें पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों प्रकार के चित्रों का प्रक्षेपण सम्मिलित हो जाता है, जिसे हम एपिडाइस्कोप कहेंगे। ये एक चौथे प्रकार का भी प्रोजेक्टर होता है जिसे कि हम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कहते हैं। इसमें हम स्लाइड अथवा जो अपारदर्शी चित्र होते हैं उनके स्थान पर सेल्यूलोज एसीटेट की यानी कि 34 mm या 60 mm से लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो रोमन फॉन्ट जो 14 होता है साइज यहाँ पर दिया गया है, इस मीटर लंबी पट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसके स्थान पर, तो स्लाइड या अपारदर्शी चित्र के स्थान पर। और ये किसकी बनी होगी, तो सेल्यूलोज एसीटेट की, जिसका आकार जो होगा वो 34 mm से लेकर 60 mm तक हो सकता है। एक और प्रकार का ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होता है जिसमें स्लाइड का प्रयोग ऊपर से किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब आप समझिए, जैसे कि अगर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो हमारी पीठ होती है तो वो बच्चों की तरफ हो जाती है क्लास में। इससे क्या होता है, क्लास में अनुशासनहीनता जो है वो बढ़ जाती है, कक्षा का अनुशासन भंग होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि शिक्षक हम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बात करने लगते हैं। लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है तो हमारा जो मुख होता है वो बच्चों के सामने होता है, हम कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखते हैं या समझाते हैं, कुछ भी करते हैं तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारे पीछे बोर्ड पर यानी कि दीवार पर यह प्रदर्शित होता रहता है। तो हमारा ध्यान बच्चों की ओर भी हो सकता है और जो चीज़ें हम बच्चों को समझाना चाहते हैं वो हम आसानी से समझा सकते हैं, कक्षा में अनुशासन बना रहता है। इसी प्रकार माइक्रो प्रोजेक्टर के द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसे सूक्ष्मदर्शी के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के साथ प्रयोग होने वाला जो प्रोजेक्टर है वो है माइक्रो प्रोजेक्टर। एक और प्रक्षेपित यंत्र है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप जो है ये बड़े लाभ का उपकरण है क्योंकि यह त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप जो चित्र है जिसे आप 3D बोलते हैं, 3D इफेक्ट, उसी को हिंदी में कहते हैं त्रिआयामी प्रभाव। इसके फलस्वरूप चित्र वास्तविक वस्तु का आभास देता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और गहराई के अनुभवों के समन्वय के फलस्वरूप वस्तुएं सजीव सी हो उठती हैं।
तो ये आपका कौन सा था, ये स्टीरियोस्कोप था। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रोजेक्टर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने विभिन्न प्रोजेक्टर के बारे में चर्चा भी की। पहला हो गया आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, दूसरा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और तीसरा हो गया ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब चौथा आता है आपका प्रदर्शन पट, और इसके बाद अभी आप पढ़ेंगे बुलेटिन बोर्ड। तो आप देखेंगे प्रदर्शन पट और बुलेटिन बोर्ड में काफ़ी समानता आपको दिख रही होगी, नाम से भी आपको देखने में एकदम इक्वलेंट समान लग रहे होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, तो आप समझ पाएंगे कि प्रदर्शन पट और बुलेटिन बोर्ड में क्या अंतर है। आकार प्रकार, प्रदर्शन पट जो है वो नरम गद्दों के बोर्ड या प्लाईवुड से बना होता है। इस बोर्ड पर फ्लेनल नामक कपड़ा लगाकर इसे अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाया जा सकता है, या बिना फ्लेनल कवर के भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। ड्राइंग पिन की सहायता से हम विभिन्न चित्रों को आदि को बिना फ्लेनल वाले बोर्ड पर हम लगा सकते हैं। फ्लेनल कवर वाले बोर्ड पर चित्रों आदि को लगाने के लिए पिन ही पर्याप्त नहीं होती है। इसका आकार प्रायः सैमपट के आकार का होता है। सामान्यतः इसका जो आकार होता है वो 4x4 फुट, या फिर यहाँ पर हम देखें तो 4x6 फुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपने फ्लेनल बोर्ड जान लिया, यानी कि जैसे कोई भी यहाँ पर लकड़ी का बना हो गया, उसमें हमने ये फ्लेनल लगा दिया कवर, और इसके ऊपर हम जितने भी चित्र चाहें तो उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं ड्राइंग पिन के माध्यम से या उसकी सहायता से। अब यहाँ पर देखें बुलेटिन बोर्ड, इसको भी आप जान लेंगे तो अंतर समझ पाएंगे। मेनली होता यह है कि वहाँ पर देखिए जो प्रदर्शन पट है वहाँ पे कोई भी ताला नहीं लगा होता है। प्रदर्शन पट पे कोई भी जाकर आप वहाँ पे चित्र चिपका सकते हैं, लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड होता है वहाँ पर अगर हमने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो जो भी सूचनाएँ होंगी, महत्वपूर्ण सूचनाएँ, उसमें कोई भी विद्यार्थी या कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, शरारती तत्व। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एक खिड़की टाइप में होता है जिसमें कि हम उसमें ग्लास लगाकर उसमें हम क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। समाचार बुलेटिन रोचक घटनाओं, सूचनाएं तथा घोषणा आदि के लिए होता है। बुलेटिन बोर्ड पर लगी घोषणा विद्यार्थियों को सूचित अथवा सावधान करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए होती है। आकार प्रकार में बुलेटिन बोर्ड और प्रदर्शन पट जो हैं लगभग एक समान ही होते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पर बुलेटिन बोर्ड पर प्रायः ताला लगी कांच की खिड़की या जाली की खिड़की होती है, जिससे कि आवश्यक सूचनाओं आदि को किसी तरह का नुकसान, जैसे कि फट गया हो या कोई दूसरा निशान उस पर लग गया हो जिसकी जानकारी स्पष्ट न हो पा रही हो, या विद्यार्थियों ने मजाक में उससे कोई छेड़छाड़ कर दी हो, तो ऐसा कुछ न हो और जो सूचना है, निर्देश है, वो सही रूप में विद्यार्थियों को प्राप्त हो। इसका जो आकार होता है बुलेटिन बोर्ड का वो 3x2 या फिर 4x3 जो फुट का हो सकता है। प्लाईवुड या बोर्ड यह एक प्रकार का प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपके शिक्षण सहायक सामग्री में जो मुख्य रूप के आपके दृश्य उपकरण थे उनके बारे में समझा। अब आपका रह गया है हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपठित गद्यांश पद्यांश पर भी चर्चा करेंगे, और फिर हम सॉल्व करेंगे आपका प्रैक्टिस सेशन, जिसमें बहुत सारे आपके MCQ होंगे। इससे अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद भी रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप जब से मेरी वीडियो देख रहे होंगे आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए होंगे और इन चीज़ों का आपने की पॉइंट्स बना के लिख लिया होगा, ताकि रिविज़न में आपको आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।